अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमजान मुबारक की आमद है और दुनिया भर में मौजूद तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान इस माह मुबारक में तज़किया नफ्स के साथ खुदावंद बारी ताला के हुजूर सजदा रेज होते और शुक्र बजा लाते हैं। दुनिया के कई ममालिक में रमजान मुबारक के महीने में खुसूसी डिस्काउंट दिए जाते हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें कम कर दी जाती है और टैक्सेस की शरह में भी इस खास महीने में कमी कर दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मिसाल ले ली जाए तो वहां कई शहरों में रमजान बाजार कायम होते हैं, जहां जाने के लिए शटल की सूरत में ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त मुहैया की जाती है। इसी तरह कनाडा के कई बड़ी शॉपिंग मॉल्स में रमजान के महीने में खरीदारी पर 15% से लेकर 50% तक रियायत दी जाती है। गैर मुस्लिम ममालिक में रमजान का एहतराम करने के साथ साथ मुसलमानों के लिए आसानियां मुहैया करने की हुकूमती और अवामी सतह पर हर मुमकिन कोशिश होती है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम अपने मुल्क की मिसाल लें तो इधर रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ और दूसरी जानिब आटे के हुसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें नजर आना शुरू हो गई। आटा, चीनी, घी, दालें और अशिया खुरनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया, जबकि रोटी की कीमत 15 रुपए से बढ़कर 25 रुपए होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस वक्त महंगाई की शरह 45% तक पहुंच चुकी है। ना तो हुकूमती सतह पर रमजान मुबारक के महीने में महंगाई को कम करने और रोजेदारों के लिए सस्ती अशिया खुरनोश मुहैया करने का कोई निज़ाम है और ना ही कारोबारी अफराद को एहसास है कि वो इस माह मुबारक में रोजेदारों का ख्याल रख सकें। आप यकीन करें कि मुझे आए रोज कुछ खवातीन मिलती हैं जो इस कदर मुफलिस हैं कि आटा नहीं खरीद सकती। सालन तो दूर की बात है, वो कहती हैं कि उन्हें सूखी रोटी मिल जाए और वो पानी में भिगो के खा लें। मुझे इस कदर दुख होता है कि बड़े बड़े ऐवानों और महलात में बैठने वाले हुक्मरान और अशराफिया की नजर इनकी जानिब क्यों नहीं पड़ती। अवाम दवाई लेने के लिए तरस रहे हैं। सर दर्द की एक गोली लेने के जिनके पास पैसे नहीं है, वो घर में मौजूद कैंसर या किसी मूजी मर्ज में मुब्तला शख्स की दवाइयां कैसे लेंगे। इससे ज्यादा कुछ कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखने और इस माह मुबारक की बाबरकत साते नसीब फरमाने और हमारे मुल्क पर रहम फरमा दे। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान में माह रमज़ान के महीने की तैयारियां उरूज पर हैं और दूसरी जानिब सियासी जमातें एक दूसरे से निमटने की प्लानिंग पर सर जोड़े बैठी हैं। मुल्क की सियासी फिजा में टकराव और गैर यकीनी के हालात आज से 10 महीने पहले जिस तरह शुरू हुए थे, जूं के तूं बरकरार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार पीडीएम हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हैं कि वो इलेक्शन से कबल उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं और लंदन प्लान के मुताबिक उन्हें जेल में डालकर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। आज इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया है कि उनके कत्ल का मंसूबा तैयार हो चुका है, जिसके लिए स्क्वाड भी बना लिया गया है। आज या कल ऑपरेशन करके उन्हें कत्ल किया जा सकता है। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। दूसरी जानिब आज हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने बॉयकॉट करते हुए शमूलियत नहीं की, जबकि हुकूमती जमातें और अपोजिशन ने मुआशी, सियासी, इंतजामी और अदालती बहरान और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के अलावा इलेक्शन के इशू पर बात की। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना साहब ने इमरान खान का हिटलर से मुआवजा करते हुए कहा कि ये मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं। ये रोज कहता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। जनाब स्पीकर, ये एक फितना है, ये फसाद है, उसको इसके अलावा कोई काम नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जब तक कौम ने इदराक ना किया तो ये इस कौम और मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। कोई आज तक ये एविडेंस नहीं दे सका, लेकिन वही मुझे कत्ल कर दिया जाएगा उसका ड्रामा जो है वो बिल्कुल जो है वो रोज उसके ऊपर कोई ना कोई बात।
रोज उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई बात। हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। महसूस होता है कि गैर रस्मी राब्तों समेत बातचीत और मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं और शायद मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। मगर सवाल यह है कि मुआशी दलदल में फंसे इस मुल्क को सियासी बहरान से दो चार करके मुल्क की सियासी जमातें अवाम को किस नए इम्तिहान में डालना चाहती हैं। इस पर मैं अपना पैनल जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे पैनल पे इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब, उनके साथ साथ आदिल शाहजेब सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हैं, शौकत पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर तज्जियाकार है। तीनों का बहुत शुक्रिया और तीनों को रमज़ान की जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला हम सबको जो है हमारे गुनाहों से माफ़ फरमाए। मैं पहले इसी पे ही आऊँगी। टॉपिक तो जाहिर है कि है, क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ है, खान साहब ने गुफ्तगू भी की है। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, महंगाई बहुत है, अवाम कह रहे हैं रुल गए हैं और चस नहीं आ रही है, रुल बहुत बुरे तरीके से गए हैं, यहां तक ख्वार हो गए हैं, मर गए हैं। क्या कर रही है हुकूमत? वो एक तल्ख और जानलेवा मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले दोनों अपने छोटे भाइयों से, पता नहीं शौकत पराचा वैसे तो बज़ाहिर तो छोटे ही लगता है, पता नहीं उम्र कितनी है इसकी, मुझे ये आज तक नहीं पता चला। और लेकिन आपके बारे में मुझे यकीन है कि मैं छोटा सा था तो जब मैं रोता था तो आपके तज़्ज़िये मुझे सुनाया करती थी मेरी माँ, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। तो अच्छा, तो वो उमैर नजमी साहब के पंजाबी एक वो हैं, चंद दो तीन शेर सुनिए, मज़ा आएगा। कि ओ तकदा है भुल जांदा है, ओ तकदा है भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है, उंदा दिल हट्टी दा बूआ जेड़ा आवे खुल जांदा है, की होया जे मैं रोया भरिया बर्तन डुल जांदा है। अब आ जाए इस पे, ये जो आपकी ये है अनफॉर्चुनेटली और खुशकिस्मती से, बल्कि ये क्योंकि जो 5% या 10% हमारे ऊपर मुसल्लत शुदा ये बोने हैं, जिन अल मारूफ बनारसी ठग और अल मारूफ जीरे ब्लेड, इनका आप देखिए कि रमज़ान की आमद है, सर पर है, और आटे की लाइन में 3 बंदे जो हैं वो जाने दे चुके हैं। आज मैं कहीं फुटेज देख रहा था कि वो जो कहीं लंगर खाना खुला था तो उसमें एक दूसरे के ऊपर भगदड़ मची हुई थी और कुचले जा रहे थे पाकिस्तानी लोग। अब मुझे बताइए कि ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है यार, खुदा के लिए। आटे के मुफ्त आटे की लाइनें लगाई हुई हैं आपने, लंगर खाने खोले हुए हैं, और खुदा के लिए यार ये फुटेज जब बाहर जाती है और स्पेशली जब भारत में जाती है और जिस तरह वो हमारे बारे में कहते हैं तो दुख होता है और शर्म आती है। अब इनके देखिए, ये इनके चेहरों पे, इनके कभी सुना है कि मरियम नवाज ने कहा हो कि खुदा का खौफ यार कि मैं प्याज लेने गई थी और वो तो 300 रुपए किलो हैं यार, मेरा तो बजट ही खराब हो गया। कभी बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है कि यार ये यूटिलिटी स्टोर की जो दाल है ना, ये गलती नहीं है। कभी इमरान खान साहब ने फरमाया है कि यार ये जो जिस दिन से मैं ये यूटिलिटी स्टोर वाला घी खा रहा हूं ना, तो मेरा तो मैदा ही खराब हो गया है। कभी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ तो खैर एवन फील्ड वाले बाबा हैं, और वो दूसरे इसहाक डार साहब बाबाए बर्बादी मईशत, उनको भी छोड़ दीजिए। कभी इनमें से किसी ने उनका वो मसला कभी इनके मुंह से निकला है जो हमारे मसाइल हैं, असल मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये तो हमारे गैस का बिल, और बाकी इसके अलावा बजट के तनख्वाह। यकीन करें खुदा की कसम, सफेद पोश जो देने वाले थे अब वो लेने वाले हो गए। अच्छा, वैसे इरशाद भट्टी साहब, आज जो इजलास हुआ है ना, मतलब नॉर्मली होता ये है कि हम इमेजिन कर लें, आपको भी ज्यादा मेरे ख्याल से सुनने की तौफीक, आप भी एलीट क्लास से ही हैं, चंद जुमले सुने हैं तो कहती हैं चले वापस इजलास में। उस इजलास से क्या निकलना है जिसके अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, इखलाकी बर्तरी के बाद असम्बली है, ये वही असम्बली है जिसको ये जो राणा साहब जहां खिताब कर रहे हैं, ये कहते थे ये जाली है, झुरलू ज़दा है, ये इसका मैंडेट ही नहीं है, फ्रेश इलेक्शन करवाओ। आज उसी खोए मलाई वाली असेंबली में से कह रहे हैं, और पार्लियामेंट हमारी रहनुमाई फरमाए। भाई ये तो जाली पार्लियामेंट है, ये क्या आपको रहनुमाई फरमाएगी? और इस पार्लियामेंट में तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात ही नहीं है, ये क्या आपको रहनुमाई फरमाएगी? ये पार्लियामेंट जिसको आप कल मानते ही नहीं थे, 3 लफ्ज भेज रहे थे,
ये क्या आपको रहनुमाई फरमाएगी? पार्लियामेंट हमें रहनुमाई फरमाए, क्या रहनुमाई फरमाए कि आईने पाकिस्तान में अगर 90 दिन में अंदर इंतखाबात करवाएं, रहनुमाई फरमाए कि इससे किस तरह चोर रास्ते से निकलें। क्या रहनुमाई फरमाए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, अब हम चोर रास्ता बताओ कि हम किस तरह निकलें इससे। क्या रहनुमाई फरमाए जी? रहनुमाई ये फरमाए कि हम इमरान खान बहुत मकबूल है, हम गैर मकबूल हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तराजू का पलड़ा चाहिए, उसको अंदर करना है, नायल करना है, नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, कोई रहनुमाई फरमाए। और भाई आज अगर इस पार्लियामेंट ने रहनुमाई फरमाई, वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि अगर बदनीति हुई शफाफ इंतखाबात में तो हम मुदाखलत करेंगे। अगर ये पार्लियामेंट फिर भी रहनुमाई आपकी मर्जी के मुताबिक फरमा गई तो ये रहनुमाई फिर एक रवायत बन जाएगी। ये फिर आगे हर हुकूमत आके इसी से रहनुमाई लेकर आगे 6 महीने 7 साल एक्सटेंड करेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे आदिल को भी शामिल गुफ्तगू करना है। आदिल, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन एक डिफरेंट। अच्छा, मैंने समझा कि शायद वो नहीं है प्रोग्राम। नहीं, क्यों नहीं? आदिल साहब आपकी साथ वाली खिड़की में बैठे हैं, जैसे आप पराचा साहब के साथ बैठे हैं वैसे आदिल भी आपके साथ बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं बाय द वे आप तीनों। आदिल, मुझे बताएं कि आज भी बॉयकॉट कर दिया पीटीआई ने सेनेट से, मतलब होना ही चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था कि इतनी ज्यादा टसल के बाद शायद हम पीटीआई को एक डिफरेंट एंगल से देखते, शायद वो इस सेशन को ज्वाइन करते बैठते। कुछ डिफरेंट ही नहीं किया, इससे बैठने से शायद को फर्क पड़ जाता। देखिए, इससे आपको एक चीज रिफ्लेक्ट होती है फरवा, और वो ये कि तरीके इंसाफ का एजेंडा एक ही है कि इन सबको निकाल के बाहर समंदर दरिया बुर्द कर दें और हमें हुकूमत दे दें, बस फिर ठीक होगा, फिर पार्लियामेंट भी जाली नहीं होगी, फिर फौज भी हमारी अपनी है, फिर पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे, फिर अमेरिका ने साजिश भी नहीं की होगी, अमेरिकी लॉबिंग को हम लॉबिंग फर्म को पैसा देना भी बंद कर देंगे। असल इशू देखें क्या है, भट्टी साहब आप कह रहे हैं कि जी ये जाली पार्लियामेंट है, इसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ही नहीं है। अरे भाई, सियासी जमात को किसने धक्के देके बाहर निकाला? खुद ही वो इस्तीफा देके गए। अब अगर वो खुद ही बैठना नहीं चाहते, आज का ज्वाइंट सेशन है, देखिए इस वक्त हमारा मुल्क जहां पे स्टक हो चुका है, खुद इमरान खान साहब एडमिट कर रहे हैं कि मामला जो है वो बातचीत से आगे जाएगा। तो एक तरफ वो एपीसी में बैठने की हामी भर रहे हैं, दूसरी जानिब जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, जो पार्लियामेंट ही फोरम है, देखिए ये फैसले आप सड़कों पर नहीं कर सकते, वहां से आप बायकॉट कर देते हैं। दूसरी जानिब आप देखिए, मुझे भट्टी साहब से बड़े भाई हैं हमारे, एज में कोई हमारा 30-35 साल का फर्क है, लेकिन मैं वैसे ही तासीर के तौर पर बहुत बड़ा मानता हूँ, एज से भी ज्यादा। दादा ही कह दे यार, सीधा सीधा। जितनी मरियम नवाज की मकबूलियत है उतनी आपने अपनी और मेरी एज में फर्क बता दिया। देखिए, बात ये है फरवा के अगर हम ये कहेंगे कि इस मुल्क की अशराफिया जो है वो 5-10%, वो उन्हें क्या प्याज टमाटर का पता, उन्हें क्या बिजली गैस की कीमतों का पता, लेकिन अगर फिर हम अपने तज्जिये में तरीके इंसाफ को स्किप कर देंगे, मैं आज भी आपको चैलेंज से कहता हूं, आप इमरान खान और मरियम नवाज दोनों को जरा बाहर सब्जी मंडी में भिजवाए, देखिए सस्ती सब्जी कौन लेके आता है। जाएंगे नहीं याद ये नहीं, सस्ती सब्जी तो मरियम साहब ही लेके आएंगी, मैं एग्री करता हूँ। बड़ी साहब, असल मामला ये है, देखिए आप नहीं, लेकिन मेरे भाई आदल, मैंने आपने फिक्रा नहीं सुना, मैंने कहा कभी इमरान खान साहब ने यह कहा हो कि मैं जो यूटिलिटी स्टोर से घी लेके आया हूं उससे मेरा मैदा खराब हो गया है। ये फिक्रा गालबन आपने नहीं सुना, लेकिन अगर दोबारा सुना देता हूं, सही कह रहे हैं, सारे के सारे एक जैसे। जी अच्छा, देखिए इशू ये है फरवा कि इमरान खान साहब का हमें थोड़ा सा ना इन चीजों से ही सेट शी सेट से पीछे हट के हम देखें, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में हुआ क्या? एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है, आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटवा दिया क्योंकि इमरान खान साहब को लेके आना था, 2018 के इंतखाबात आपने रिग करवाए, फिर बैसाखियों पर 3.5 साल इमरान खान को चलाने की कोशिश की। ये खुद भट्टी साहब को भी पता है कि वो चल रहे नहीं थे, उनको कोई चला रहा था, तो चलाने की कोशिश की। जब उनको गालियां पड़ना शुरू हुई, गालियां हद से ज्यादा बढ़ गई, फिर फैसला हुआ कि जी ठीक है, इनफ, ठीक है। अब वो जब खान साहब से पीछे हटे, खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई, अब खान साहब का इशू ये है कि पहले उन्होंने कहा अमरीकी साजिश थी, फिर वो साजिश होती होती जरदारी साहब तक पहुंची, मोहसिन नकवी साहब तक पहुंची, और आखिर में अब ये हालत हो गई है कि वही अमरीकी सेनेटर ज़ल्मे खलीलजाद एम्बेसडर से लेके सेनेटर तक आप लॉबिंग फर्म को करोड़ों रुपए वहां पर दे रहे हैं कि जी आप हमारे हक में बोले, और वो आपके हक में
शुरू हो गए। ये जो तजाद है, इस बयानिए से आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, इमरान खान को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो इंतखाबात से जैसी वो हुकूमत से बाहर आते हैं, उनकी मकबूलियत बढ़ी। उनकी 3.5 साल की बैड गवर्नेंस परफॉर्मेंस, उस्मान बुज़दार, महमूद खान, सारे अवाम भूल गए। और एक और कामयाबी उनकी ये थी, हुकूमत चाहती थी वो हर हालत में डिस्क्वालीफाई हो। खान साहब ने तर्ज सियासत से वो डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक रोकी हुई है। ठीक है, रोकी हुई है या आदिल अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रहे। देखिए, ये भी तो एक पॉइंट है ना कि रोकी हुई है, खुद से रोकी है, रुकवाई गई है। पर आचा साहब, ये चूंकि आदिल ने जिक्र किया है तो मैं भी जिक्र कर देती हूँ। ये बहाली की रिपोर्ट है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना है। साथ ही उन्होंने कहा इंतखाबात हुए तो इमरान खान साहब की जमात मैदान भी मार लेगी। अब चाहे हम इसे माने या ना माने, लेकिन हुकूमत क्या खौफ है? और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने आज एड्रेस किया है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, आपको लग रहा है किसी भी एंगल से कि हुकूमत संजीदा है कि आए बैठे हम करा लेते हैं इलेक्शन और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है? बहुत शुक्रिया। मेरी हालत वो है जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की है। दो एक्सट्रीम में या दो पोजीशन के दरमियान मैं भी फंसा हुआ हूँ। 9 अप्रैल से पहले जो आर्ग्यूमेंट एक साइड का था, 9 अप्रैल 2022, आज वही आर्ग्यूमेंट दूसरी साइड का है। यानी 2018 में ये असेंबली जो कहते थे नाजायज है, आज वो जायज कह रहे हैं। और जो 2018 में असेंबली में आगे बैठे हुकूमत में वो उस वक्त जायज थी, उनके लिए आज ये असेंबली नाजायज है। आपने दुरुस्त कहा कि ज्वाइंट सेशन में उन्होंने बैठना ही पसंद नहीं किया। हालांकि 2018 के इलेक्शन अगर उस वक्त सही थे, उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत सही थी, तो असेंबली तो वही है जिसमें आज दूसरे लोग आकर ट्रेजरी बेंचेस पर बैठ गए और वो वाले जो हैं वो अपोजिशन में बैठना गवारा ही नहीं करते। तो एग्जैक्टली यही हाल पाकिस्तान की आवाम का है। ये महंगाई की आपने बात की, पहले वाले कहते थे मैं कोई आलू टमाटर की कीमत बताने आया हूं, मेरा तो ये मैंडेट ही नहीं है, ना मेरा काम है। आज वाले जो हैं वो उल्टा खुशखबरी सुनाते हैं कि और चीज़ें महंगी हो जाएंगी क्योंकि पिछली हुकूमत ने एग्रीमेंट किया था IMF के साथ। तो मसला ये है कि कोई मसला समझ नहीं रहा या पाकिस्तान का मसला अपना मसला नहीं बना रहे, हर एक को अपना मसला पड़ा हुआ है। 2 असेंबलियां पंजाब की तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ी। जो आप बात कर रही हैं मुज़ाकरात पे बैठने की, खान साहब क्या लॉजिक देंगे कि मैंने परवेज इलाही की हुकूमत तोड़ी, मैंने महमूद खान की हुकूमत तोड़ी और मैं अक्टूबर में जाके इलेक्शन करवाऊं? और ये हुकूमत क्या लॉजिक देगी कि हम आए, हमने इमरान खान का किया हुआ मुआहदा IMF के साथ हमने अमल दरामद किया, हम गैर मकबूल हो गए, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रही, ये क्या लॉजिक देंगे? तो ये मुल्क, ये कौम 2 एक्सट्रीम में फंस गई है। हर एक की अपनी ईगो है, हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं। ईगो से बढ़ के हम तो कह देते हैं ना कि सीधा ईगो है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट हैं। इंटरेस्ट है हुकूमत करने का, इंटरेस्ट है अपने आप को बचाने का। अगर वो केसेस से नहीं है तो कम उसका अकाउंटेबिलिटी वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है, चाहे वो कोई भी नैरेटिव है। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसे एलेबोरेट कर दिया कि ये भी नैरेटिव है और वो भी नैरेटिव है, लेकिन पिस तो मैं और आप रहे हैं ना, पिस तो गरीब तबका रहा है। फिर ऊपर से अगर एक पार्टी के बड़े सरबराह ये कह दे कि मुझे कत्ल किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मुर्तजा भुट्टो को किया गया है, तो ये तो इट्स एन आई ओपनर नाउ कि अब हमें कुछ आगे जाना है, आगे करना है। आपकी बड़ी नजर है इंटरनेशनली। नहीं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खान साहब जिस तरह एक बता रहे हैं, वो तो एक प्लॉट है, बाकायदा प्लॉट है कि ऐसे 15-20 बंदे घुसेंगे, पुलिस वाले फिर आएंगे, पुलिस वाले के 5 बंदे मरेंगे। तो क्या खान साहब के पास, खान साहब कोई खुद इंटेलिजेंस हेड हैं किसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के, जो उनके पास इतनी प्रिसाइज प्लॉट आ रहा है? एक आपने नैरेटिव बनाना है। खान साहब कहते हैं मेरी सिक्योरिटी का मसला है, साथ कह देते हैं कि मुझे खतरा उन्हीं से है जो मेरी सिक्योरिटी पे मामूर हैं। तो मैं इसको क्या समझूं? फिर आपको जो सिक्योरिटी पे मामूर मुल्क के इदारे हैं, आपको उन पे एतबार नहीं है, आपके पास प्लॉट आ जाता है। तो बात वही मैं कर रहा हूं जो पहले कर रहा था कि इतनी डिवीजन है, कहां डिवीजन है, कैसी डिवीजन है। एक बात और भी करना चाह रहा हूं, अदालती हुक्म की बात हुई आज, बड़ी मुझे, मेरे लिए वैसे इंतहाई मादरत के साथ बड़ी अजीब बात थी कि ऑडियो टेप्स के जरिए इदारों को बदनाम किया जा रहा है।
आप तहकीकात क्यों नहीं करवा लेते? जब एक आ गई ऑडियो, आप एक चले व्हाट्सएप राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कमोबेश यही बात की है। आप जेन्युइन JIT बनवा दें, आप एक मॉनिटरिंग जज रख लें। इस मुल्क में ऑडियो पे एक जज साहब फारिग हुए थे, वो घर चले गए थे। अगर ये बातें आई हैं, ट्रकों का जिक्र है, फिर वो ऑडियो आई हैं, तो इनकी बाकायदा तहकीक होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि दूसरों की ऑडियो हो तो उस पे जो है वो जज को घर भेजा जाए, तहकीकात की जाए, मुकदमे चलाए जाएं। और अब अगर किसी की ऑडियो आई है तो फेयर होना चाहिए ना, लेवल प्लेइंग फील्ड। किसी और पर्सपेक्टिव नहीं, मैं इस पर्सपेक्टिव में मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इरशाद साहब बड़े मगर है मोबाइल पे, उनसे भी सवाल करेंगे कि इरशाद साहब क्या वाकई अगर इमरान खान साहब को ये थ्रेट्स है तो फिर इसके बारे में इमरान खान साहब खुद संजीदा होकर फिर अदालत की तरफ क्यों नहीं जाते एक ब्रेक के बाद? इरशाद भट्टी साहब, ये जो एक तासुर आ रहा है, इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उन्होंने आज बड़ा एक्सप्लेन भी किया कि मुर्तजा भुट्टो की तरह किया जाएगा, मॉल टाउन वाला वाकया होगा, लेकिन दूसरी जानिब एक तासुर ये भी आ रहा है कि शायद ये कोई वोट, सिंपैथी वोट के लिए कर रहे हैं, अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो फिर अदालत की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, क्यों इसे पब्लिक नहीं किया जाता? मैं इस सवाल पे आने से पहले मैं ज़रा अपने पोते आदिल शाहजेब ने 2 बातें की हैं, तो मैं उनको ज़रा 2-3 जुमले अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी। कि एक तो जाली पार्लियामेंट जो था, ये मेरी इख्तरा नहीं है, ये मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और PDM साहब, ये सारे इन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट तो किसी काबिल ही नहीं है, जाली है। और बिलाशुबा इमरान खान खुद निकले, उनको नहीं निकलना चाहिए था। और आज को दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के बाद उनको परवेज़ इलाही की वो बात याद आती होगी शायद, कि उन्होंने आके ज़मान पार्क में कहा था कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें। इमरान खान ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि एक तो क्या आपको ये गारंटी है कि हमारा निगरान सेटअप गैर जानबदार होगा, नंबर 2 क्या गारंटी है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, नंबर 3 हमारी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, फेंटियाँ, तशद्दुद। 3 ही 7 नुकात थे, लेकिन 3 काफ़ी हैं ऐन हालात के मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात, राजा परवेज़ अशरफ साहब बहादुर, जिनको मुस्लिम लीग नून वाले राजा रेंटल कहा करते थे, वो राजा साहब ने जब इमरान खान ने कहा कि मैं पार्लियामेंट में वापस आता हूं, और हुकूमत ने कहा कि आए बातचीत करें, पार्लियामेंट में बैठें, तो उन्होंने कहा मैं वापस आता हूं, तो राजा साहब बहादुर साहब ने हमें सिखाया था कि इस तरह इस्तीफे मंजूर नहीं होते। इस्तीफे मंजूर होते हैं नंबर 1 के हाथ से लिख कर दो, नंबर 2 तस्दीक करो। तो फिर उन्होंने किसी हाथ के लिखे के बगैर, तस्दीक किए बगैर धड़ाधड़ इस्तीफे मंजूर किए। और PTI वाले कभी उनके पीछे स्पीकर चैम्बर में पहुंच जाते, भाग के पहुंचते थे, कभी मिनिस्टर कॉलोनी में, कभी इलेक्शन कमीशन में। तो क्यों नहीं आने देते? क्या राजा रियाज साहब की अपोजिशन लीडरी और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फारिग हो जाएगी? दूसरी बात, मेरे पोते आदिल शाहजेब ने जो बात की, 2018 प्रोजेक्ट जो इमरान खान का, उन्होंने इस पर रोशनी डाली, बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को अगर सहारे ना मिलते, इमरान खान साहब को अगर वो जो धड़ाधड़ PTI में शामिल हो रहे थे लोग, हवा का रुख चल रहा था, वो ना होता तो ये इक़्तिदार में कभी ना आते। और लेकिन कि 2022 में जब तरीके अदम एतमाद हुई, तो मरियम नवाज साहबा से 2021 में पूछा गया कि तरीके अदम एतमाद क्यों नहीं लाती? उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तरीके अदम एतमाद कामयाब ही नहीं हो सकती। राना सना से पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो तरीके अदम एतमाद होगी। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा सब कोई डील का नतीजा होता है, तभी तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है। एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अकेले कोई पार्टी तरीके अदम एतमाद नहीं ला सकती। तो मैं तो अभी भी समझता हूं कि तरीके अदम एतमाद आइन के मुताबिक ही लाए होंगे। लेकिन प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और प्रोजेक्ट जरदारी साहब और प्रोजेक्ट बेनज़ीर भुट्टो और प्रोजेक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो सारे इसी तरह ही आए हैं। और कोई एक इंतखाब 70 का कहते हैं, इसके अलावा मुझे बता दें, जिसमें किसी का मैंडेट नहीं चुराया गया, IGI और पता नहीं क्या क्या। खैर, तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का जो कत्ल इंकशाफात, अभी मैं कल उनके सुन रहा था, 116 मरतबा वो कह चुके हैं, अभी तक मैं यहां तक पहुंचा हूं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। प्लान A बता चुके हैं, प्लान B बता चुके हैं, प्लान C बता चुके हैं, और वजीराबाद हमले का एक क्या उसको कहते हैं, उस हमले, कातलाना हमले से पहले बता चुके हैं कि मुझ पर कातलाना हमला होगा और उसको नाम दे दिया जाएगा मजहबी जनूनियत का।
और जो इस पीडीएम ने जवेद लतीफ से मरियम नवाज तक किया, जो उनके क्लिप्स चला चला कर हमारे खर्चे पे, जो हमारे टैक्स पर पीटीवी है उस पर, वो एक अलहदा है। फिर जो उन्होंने ये भी कहा जो मुहाफिज है इन्हीं से खतरा है। फिर पेशी पर जाऊंगा, कत्ल किए जाने का इम्कान है। F8 कचहरी क्यों नहीं गया, कैमरे बंद हो गए थे, मुझे कत्ल का खदशा था। जुडिशल कम्प्लेक्स में शुक्र है मुझे गाड़ी से नहीं उतरना पड़ा, गिरफ्तारी हो सकती थी, कत्ल का इंकशाफ है। लाहौर हाई कोर्ट कहा मुझे कत्ल का किए जाने का खदशा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिरासत में मुझे जहर दिए जाने का खदशा है। फिर आज उन्होंने कहा कि मुझे मुर्तज़ा भुट्टो के तर्ज पर कत्ल किए जाने का खदशा है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम इमरान खान के हैं, बिल्कुल हैं, कि ये कहना कि उनको कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये राणा साहब ने कहा है कि बैरूनी एजेंसी बाय नहीं करती ना, हुकूमत इसको बाय नहीं करती है ना, इस नैरेटिव को बाय नहीं करती। नहीं करती है, करती है बाई। क्यों, कौन कह रहा नहीं बाई करती भाई? राणा सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा है कि उनको बैरूनी एजेंसियों से खतरा है उनकी जान को। हमारी तमाम एजेंसियों ने इलेक्शन कमीशन में आके ब्रीफिंग दी थी कि इमरान खान, बिलावल भुट्टो समेत सारों को दहशतगर्दी और उनकी जान को खतरा है और उन पर कातलाना हमला हो चुका है। तो सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। सही है। अब ये बात ये है कि इशू सिर्फ इतना है, एक सिंपल सी सादा सी बात है कि इस वक्त तकसीम, सियासी तकसीम और सियासी नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि मरियम नवाज साहबा जब कहती हैं कि तुम्हारी बम पर बुलेट प्रूफ गाड़ी उड़ाई भी जा सकती है, मरियम औरंगजेब साहबा जब कहती हैं कि तुम्हें हम देख लेंगे, राणा सना साहब जब कहते हैं कि तुम फितना हो, फसादी हो, मरियम नवाज साहबा जब कहती हैं कि तुम दहशतगर्द हो, तुम्हारी जमात दहशतगर्द है, इसको सियासी जमात के तौर पर ना ट्रीट किया जाए। और उसके बाद जब ये सारा माहौल बनता है कि फितना, फसादी और जिसका कला कमा होना इस मुल्क के लिए जरूरी है, और ऊपर से वो कहता है कि मुझे कत्ल किए जाने का खदशा है, तो प्रॉब्लम्स तो सीरियस हैं। लेकिन ये बात 100% ठीक है कि, और वो अदालतों से कह रहे हैं, इमरान खान ये आप कह रहे हैं कि अदालतों से, वो अदालतों से कह रहे हैं कि मुझे वीडियो लिंक पे अदालतें पेशी पे लें, मुझे अदालतों में मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। बज़ाहिर जो कहा जा रहा है वो आपके नजदीक एक इंतकाम है, जाहिर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद रहनुमा बराचा साहब ये शिकवा करते हैं कि जी हमें इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब का जो आज का बयान है, शायद इससे पहले मैं मुताबिक शो कर चुकी हूं, लेकिन आज का बयान मुर्तजा भुट्टो का जिक्र करना, आई थिंक ये बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हुकूमत को गौर गौस करना चाहिए। लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि तस्वीर का एक रुख कुछ और है और दूसरा कुछ और है? देखिए, जितनी भी बात हम करें बैठ के, हमारी तो असेसमेंट है, इमरान खान जिस कॉन्फिडेंस से, जिस ट्रस्ट के साथ, और रादर वो हम कहा करते हैं कि जिस पक्के मुंह से वो बात करते हैं, तो जाहिर है उनको कोई ना कोई तो थ्रेट है ना। और वो थ्रेट जो है उसका एक दफा तो अटैक हो चुका, उसकी जितनी भी डायमेंशन बताई जाए कि गोली मारने वाला जो है उसका टारगेट इमरान खान नहीं थे, डायरेक्ट गोली नहीं मारी, लेकिन बुलेट तो बुलेट है, वो लग भी सकती है पैनिकी में। और इस मुल्क में तो मर्डर तो हुए हैं ना। जिस शहर में मैं रहता हूं, इसी शहर में 1951 में भी मर्डर हुआ था और 2007 में भी मर्डर हुआ था, उसको मैं कैसे भूल जाऊं। मीर मुर्तजा भुट्टो की बात की आज इमरान खान ने, चले इमरान खान ने उस खानदान की कुर्बानियों को तो याद किया, अदरवाइज तो उस खानदान के हवाले से जो हेट्रेड है वो तो बिल्कुल अयां रहती है उनके हर फिक्रे से, हर बात से। फिर एक और बात भी, ये सिर्फ इमरान खान के लिए तो खतरा नहीं है ना कि वो पेशियों पे हाजिर हों तो उनकी जान ली जा सकती है, वो बाकियों के लिए भी खतरा। जनरल परवेज मुशर्रफ पे भी बड़े अटैक हुए थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ भी एक बार तो गए थे ना इस कोर्ट में, जिस कोर्ट ने उनकी जमानत मनसूख की या एक्सटेंड नहीं की, और फिर खबरें लगी कि वो जी भाग गए, वहां से फरार हो गए। आसिफ जरदारी के ऊपर जितने थ्रेट्स थे, आसिफ जरदारी भी सदर के बाद जाते रहे। उसी जब जनरल मुशर्रफ गए थे उसके शायद 1-1.5 महीने के बाद वो भी उसी को छोटी अदालत में गए थे। अदालतों में जाते हैं लोग, अदालतों में डिस्पाइट ऑल दीज थ्रेट्स लोग पेश होते रहे हैं। लोगों
लोगों को पेश होना पड़ता है जाकर। हाँ, अदालत एग्जेम्पशन दे, जैसे राना सनाउल्लाह ने भी कहा, तंजन कहा था कि जी फिर आप इसको बुलाया ही ना करें, जज साहब उनके घर बैठे बैठे जो है वो उनकी पेशी को कबूल किया करें, उनकी हाजिरी को कबूल किया करें। मैं आपसे फिर बात करूंगा वही कि एक तकसीम के माहौल में जब हम बात करते हैं या कोई बात करता है, उसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, लेकिन साहब इसके साथ एक और चीज भी जुड़ी हुई है, और वो इमरान खान साहब के बकौल लंदन प्लान भी है, जिसमें वो बकौल उनके वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे कत्ल किया जाएगा, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे, फिर इलेक्शन होंगे। अब देखें ना, लंदन प्लान के हवाले से जो फिर खान साहब बात करते हैं वो तो बड़ी खतरनाक बात करते हैं। उन्होंने परसों ट्वीट किया था, जब वो पेशी पे आ रहे थे, सैटरडे था शायद, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जी लंदन प्लान में जो एक की अपॉइंटमेंट है, और आपको मालूम है, भट्टी साहब को भी मालूम है, आदिल शाहदेब साहब को भी मालूम है कि वो किस अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये एक सौदे की बुनियाद पर ये की अपॉइंटमेंट हुई थी, और वो सौदा ये था कि मुझे जो है ना बंद कर दिया जाएगा या एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और जो है उनको उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो अब उस डोमेन में जाकर खान साहब एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे कोई बात ना करे तो मैं क्या करूं। फिर खान साहब कहते हैं मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। अगर मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ यही है कि अभी इलेक्शन करवाएं, तो फिर दूसरी पार्टी तो और मुज़ाकरात का मतलब समझती है। पहले तो हमें यह समझाया जाए कि मुज़ाकरात जो हमारे पॉलिटिशियन है, चाहे गवर्नमेंट में है चाहे खान साहब हैं, मुज़ाकरात से उनका मुराद यही है कि आए, मेरे पास बैठें, जो मैं कहूं वो माने, या मुज़ाकरात का मतलब यह है जैसे सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ऑन द रिकॉर्ड कहते रहे कि भाई इलेक्शन तो होना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, चलें 4 महीने वो आगे आ जाएं, 4 महीने आप पीछे चले जाएं। कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाले। पर अच्छा साहब, मैं सवाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रेक्स भी हैं, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। आदिल, आज आपने देखा कि जो मुश्तरका इजलास हुआ है उसमें भी राना सनाउल्लाह साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज और जिस तरीके से उन्होंने अपना नैरेटिव पेश करने की कोशिश की, और कोर्ट के इज्जत एहतराम के साथ, और फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी मानी जाए। ये मेरी मानी जाए और मेरी ना मानी जाए और मेरी मानी जाए में इलेक्शन कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या होते हुए दिखाई देते हैं, या फिर ये तो मामला आगे चला गया? नहीं, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग वक्त से पहले इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन एक हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा फरवा। एक तो ये कि जब हम ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत से निकल के उन्हें शिकस्त हुई है, एक तो उन्हें शिकस्त नहीं हुई। इस वक्त जो पॉपुलर नैरेटिव उनका है और जो पॉपुलैरिटी उनकी है, वो इससे पहले बैसाखियों के बगैर वो ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे कि उन्हें ये पहला 2018 के बाद ये पाकिस्तान की तारीख में, तहरीक इंसाफ की तारीख में पहला इलेक्शन होगा कि खान साहब जो हैं वो बैसाखियों के बगैर जाएंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये भी अभी डाउटफुल है, हो सकता है कि बैसाखियां फिर आ जाए उनके पास, ये हम अभी वसूख से नहीं कह सकते। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, देखिए हम ये तो देख रहे हैं कि पीडीएम का ये एक सुसाइडल डिसीजन था हुकूमत में आकर, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर किसी का ये ख्याल था कि खान साहब को 5 साल पूरे करने दिए जाते और वो फिर अगले 5 साल बाय हुक और क्रुक अपने लिए ना लेते, तो मेरा ख्याल है वो हमारी खाम ख्याली है। अगर एक शख्स हुकूमत से निकल के अपनी पॉपुलैरिटी सर्च पे पहुंचा सकता है, आज भी जिस तरह से अंदर से उसे सपोर्ट है, अदलिया में आप देख लें, लेफ्ट राइट देख लें, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो अरेस्ट वारंट है वो उनके नजदीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पाकिस्तान के आइन को वो मानते, रूल ऑफ लॉ पे वो यकीन नहीं रखते। तो पीडीएम ने अपने तौर पर बिल्कुल सही फैसला किया था कि चले ये 1.5 साल तो हम हुकूमत कर लें, क्योंकि अगले 5 साल उन्होंने नहीं आने देना। तो इस वक्त पीडीएम जो भी है कमजोर हो चुकी है, सियासी तौर पर गैर मकबूल हो चुकी है, लेकिन दे आर स्टिल इन द गवर्नमेंट। वो इस पोजीशन में है कि साहब को सियासी तौर पर वो इस वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पीडीएम ने अपने तौर पर ठीक फैसला किया था, खान साहब ने अपने तौर पर अभी तक ठीक सियासत की है। इस सब कुछ में विन विन सिचुएशन है दोनों साइड के लिए, हुकूमत और अपोजिशन के लिए। जो लूजिंग एंड पे है वो मैं, आप, भट्टी साहब और राजा साहब हैं और हमारा मुल्क है।
इस वक्त जो मुल्क का हशर नशर हो चुका है, खान साहब को भी खान साहब को आज ये मसला नहीं है कि हमारी मईशत का सत्यानाश हो चुका है या महंगाई बढ़ चुकी है या लोगों के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। खान साहब का असल मसला ये है कि जनाब आप मुझे इलेक्शन करवाएं, आप मुझे जिताएं, दोबारा इक्तिदार में लेके आए और फिर 5 साल सो जाए। लेकिन आदिल कोई बात जो कराने वाले अनासर हैं, क्या वो बात क्यों नहीं करा रहे? माय पॉइंट इज कि अगर इतना कियोस है तो फिर बिठाने वाले बिठाते क्यों नहीं है? क्योंकि नुकसान तो पाकिस्तान का है ना। कहना अब तो वो कोई ही नहीं चाहते। जब उन्होंने 2018 में किरदार अदा किया, उसका नुकसान मुल्क को पहुंचा। अब अगर वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल है, हम खान साहब का साथ नहीं दे सकते, तो देखिए न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन क्या है खान साहब के लिए। वो फौज को ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो न्यूट्रल हो जाएं, किसी की मदद नहीं कर रहे। वो लिटरली ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह 18 में आप मुझे इक्तिदार में लेके आए, आप दोबारा मुझे इक्तिदार में लेके आए, वरना मैं दुनिया के किसी दारुल हुकूमत में आपकी इज्जत पर जो हर फुट रहे हैं वो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ा सिंपल। ठीक है, पराचा साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। आदिल, पराचा साहब प्लीज। जी, मैं करना चाहता था। अच्छी इरशाद साहब, सॉरी मेरी नजर कमजोर है, मैं हीरे कम देखती हूँ। इरशाद साहब प्लीज। कसर छोड़ी है, कोई कसर छोड़ी है, मैं उनकी बातें तो नहीं सुन पाया ज्यादा, लेकिन अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि वो है ना, जॉन एलिया का शेर है खतरे वाली, कि अब नहीं कोई खतरे की बात, अब सभी को सभी से खतरा है। और दूसरा उमैर नजमी फिर से कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। तो अब बात ये है कि ये जो मेरे पोते आदिल शाहजेब ने फरमाया कि मुल्क का हशर नशर हो गया है, मुझे अपने पोते से पूछना ये मुल्क का हशर नशर किसने किया है? 11 महीने में जो सवा सत्यानाश कर दिया इस कौम का, इसकी मईशत का, इस मुल्क का, उसमें आप बताएं। अब आप वो एक खैर से पोता जी कि अब बात ये है कि डॉलर उतना 11 महीनों में जितना बड़ा इमरान खान के दौर में बड़ा था 3.5 सालों में, जो महंगाई इमरान खान छोड़ गया था उससे तो रिकॉर्ड साल 75 साल महंगाई। ज़र मुबादला जो इमरान खान छोड़ गया था पोता जी, वो तो अब देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सवा सत्यानाश। और सबसे बड़ा पोता जी बात जो ये है वो ये है कि ये नवाज शरीफ साहब हमें बताते थे कि अल्लाह के फजल से हमारे पास बेहतरीन टीम है। शहबाज शरीफ की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस से पोता जी तुर्की और चीन जो थे वो भी मुस्तफीद होते थे। बाबाए मईशत पोता जी ये जो इसाक डार साहब हैं, ये खैर से हमें कहते थे कि मैं हूं हैंडल करने वाला, और बिजली सस्ती देंगे, गैस सस्ती देंगे, महंगाई खत्म करेंगे। मुझे सिर्फ एक पोता जी बताइए, 5 महीने इसाक डार नहीं गए IMF के पास, ये किसने उनको कहा? हाँ, मसद उमर पर तो बड़े तड़पे, आपके साथ हमने टीन बांधे, लेकिन ये तो तजर्बाकार थे ना। अब कह रहे हैं कि अल्लाह फजल करेगा इस कौम की, अल्लाह के हवाले। पोता जी ये जो लाइनों में लग के आटे वाले मारे जा रहे हैं, ये जो फ्री लंगर पर कुचले जा रहे हैं, और ये जो आपस में ऊपर में बैठे जा रहे हैं, तो असल इमरान खान की मकबूल उतना नहीं हुआ जितने ये गैर मकबूल है। ठीक है, आज इमरान खान की पोता जी जो हुकूमत थी जिसके हम सारे नाकद थे, आज वो मसीहा लगने लग गए हैं। उसकी वजह क्या है कि ये लायक इतने ना लायक। फराजा साहब साथ बैठे हुए आप दोनों के, तो पोता जी असल इन पे भी आए। इमरान खान फारिग हो गया और 4 पेशियां पोता जी वो भुगतता है, इसके बावजूद भी रूल ऑफ लॉ इसको मुकदमे बनवा के बैठा, इसके बावजूद भी रूल ऑफ लॉ तो अब मुझे पोता जी बताया कि कुछ इनकी तरफ भी तवज्जो करें कि पोता जी ये भी कोई डिलीवर करें ना। इमरान खान फारिग हो गया, एक अल्लाह का फजल उस पे किस्मत का धनी है, और दूसरा इनकी नालायकी। और जो ये है वो नालायक लोग जिनकी वजह से इमरान खान नहीं जिंदा है। पोता जी इनको कहे कि अपने डिलीवर करें, तो ये तो इनकी अपने जिधर भी करें, ये हुकूमत में इन्होंने बड़े अफसरान किए थे, जन्नत के हुजूर नहीं सकते 3.5 सालों में खान साहब की। तो भट्टी साहब ये इमरान खान को सारे मिलकर निबट में, लेकिन हमारे जो मसाइल है पोता जी, मेरा ख्याल से गाइस, डॉलर, ज़र मुबादला, महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है चले भट्टी साहब, पराचा साहब का टाइम भी, पराचा साहब का टाइम, I don't want to share that. पराचा साहब, what's your verdict? देखें, बात ये है कि this is an unending business, unending debate. इसमें कोई लॉजिक है नहीं, कहाँ खत्म होगी। The real thing is, फरवा बात ये है कि आज बलूचिस्तान वाले रो रहे थे बैठ के उधर कि अब टेररिज्म में
खुदकुश हमलों में खवातीन और बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आपके मुल्क के एग्जिस्टेंस को इतना बड़ा थ्रेट आ गया कि सिक्योरिटी वाले अगर खवातीन की तलाशी लें तो फिर वो जो रवायात हैं, बलोच रवायात हैं, उनके मुनाफी चीज जाएगी। बच्चों के लिए हमारा मजहब क्या कहता है, खवातीन के लिए हमारा मजहब क्या कहता है, इस तरह की डिबेट में यानी हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग शो भी तो आप पॉलिटिकल शोज हो गए ना, मॉर्निंग शो से लेके रात को आखिरी शो तक, कभी पीटीवी होता था 4 बजे से लेके 11 बजे वो फरमान इलाही सुन के हर कोई सो जाता था। अभी तो 24 घंटे की ट्रांसमिशन है, हम 24 घंटे इसी डिबेट में फंसे रहते हैं। लेकिन जो रियल इश्यूज हैं, हल सिर्फ यही है कि किसी तरह ये बैठे, आप गारंटर की बात कर रही थी ना, जब गारंटर को सरेआम इस तरह से कंप्रोमाइज बना के पेश किया जाएगा तो कोई गारंटर नहीं आएगा। थोड़ा सा पीछे हटें, 2 स्टेप पीछे हटें, 3 स्टेप पीछे हटें, 1 स्टेप पीछे हटें, कम से कम एक, वो कल सिविल सोसाइटी वाले इमरान खान के पास गए थे कि जी हम जो है वो कोई बात करना चाह रहे हैं, बात करवाना चाहते हैं, एपीसी करना चाह रहे थे। पुलवामा वाला हमला हुआ था, मुल्क की सिक्योरिटी का मसला था, खान साहब उधर आके नहीं बैठे थे। मैं कैसे मान जाऊं कि खान साहब जो है ना ये सिविल सोसाइटी की एपीसी और में पराचा बैठेंगे। साहब से माजरत के साथ दो आज अच्छी बातें हुई। एक, राना सना साहब की बात बहुत अच्छी की उन्होंने, पोता जी को मैंने बतानी थी कि वो उन्होंने कहा कि पाबंदी कोई हल नहीं है, ऑप्शन नहीं है तहरीक इंसाफ पे। बिल्कुल। दूसरा, इमरान खान ने अच्छी बात ये की कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तीसरा, पोता जी की इजाजत से यह कहना है कि इस मुल्क में 2 इदारे रह गए, एक फौज और एक अदलिया। एक पार्टी फौज पे चढ़ी हुई है और एक अदलिया पे। तो पोता जी की इजाजत से खुदा के लिए ये 2 इदारे रह गए, इनको बख्श दें। इरशाद भट्टी साहब, बहुत माजरत, वक्त की किल्लत, वक्त की कभी कमेंट ले ले, फरवा क्विक सा कमेंट। एक तो ये कि पॉलिटिकल डिस्कशन चलती रहेगी। भट्टी साहब ने आज खुद को दादा और मुझे पोता मान लिया, और आपको पता है आजकल पोते को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, तो महंगाई के दौर में उन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में खुद को दादा बनाकर। चले ठीक है आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब और प्राचा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये वाकई ना खत्म होने वाली डिबेट चलती रहेगी, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।